आत्मा का खौफ। काला जादू आज भी होता है और इसका जीता जागता उदाहरण है बंगाल के कई गांव, जहां तांत्रिक काली शक्तियां पाने के लिए लोगों को मारकर जंगलों और तालाबों में फेंक दिया जाता है। ऐसे लोगों की आत्माएं कभी कभी उन तांत्रिकों के वश से बाहर हो जाती है और भटकने लगती है, और फिर ये आत्माएं कमजोर लोगों के शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस किसी तांत्रिक ने काले जादू और मंत्र शक्ति में महारत हासिल कर ली, तो वो इंसान को जानवर में भी बदल सकता है। एक बार गर्मी की छुट्टियों में प्रिया, जो कि 16 साल की है, अपने मम्मी पापा से नाना के यहाँ घूमने जाने की जिद करती है। नहीं बेटा, अभी नहीं। इस बार हम मनाली घूमने जाएंगे। हाँ बेटा। नहीं मम्मी, मुझे तो बस नाना के यहाँ जाना है, नहीं तो कहीं नहीं जाना। प्रिया की जिद के आगे दोनों हार जाते हैं और फिर अगले ही दिन वो लोग दिल्ली से कोलकाता के लिए निकल पड़ते हैं। सफर में प्रिया की खुशी का कोई ठिकाना न था। ट्रेन हावड़ा स्टेशन पर आकर रुकती है। स्टेशन से आधे घंटे के सफर के बाद वो लोग गांव में पहुंचते हैं, जहां प्रिया के नाना रहते थे। प्रिया को देखकर उसके नाना बहुत खुश होते हैं। अरे प्रिया बेटा, आजा, कितने दिनों बाद देखा है। सभी लोग बहुत खुश थे, पर किसी को क्या पता था कि कुछ ही दिनों में इनकी खुशियों को किसी की नजर लगने वाली थी। कुछ देर बाद प्रिया बगीचे में खेलने के लिए चली जाती है, जहां उसे एक आम का पेड़ दिखता है जिस पर आम लगे थे। वो उस पेड़ से कुछ आम तोड़ लेती है और घर की ओर जाने लगती है, मगर अचानक से रास्ते में कोई प्रिया को किडनैप कर लेता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी बच्ची को। जो भी मांगेंगे मैं उन्हें दे दूंगा। दोपहर से शाम हो चुकी थी, मगर प्रिया का कहीं भी कुछ अता पता नहीं चल रहा था कि तभी मोबाइल की रिंग बजती है। हेलो, प्रिया के पापा बोल रहे हो? जी, मैं ही हूँ। आज रात ठीक 8 बजे गांव के बाहर जो मंदिर है, वहाँ 5 लाख रुपए रख देना, नहीं तो इसे मार देंगे। इतनी जल्दी मैं पैसों का इंतजाम कैसे करूँ? कुछ पैसे मेरे पास हैं और बाकी मैं किसी से ला कर देता हूँ, पर तुम उसे बचा लेना बेटा। सारी बातें सुनकर प्रिया की मम्मी सिमरन जोर जोर से रोने लगती है। कुछ समय बाद नाना जी पैसों का इंतजाम करके प्रिया के पापा रोहित को दे देते हैं, और रोहित रात के 7:30 बजे थैला लेकर गांव के बाहर मंदिर की ओर चल देता है। चारों तरफ सन्नाटा छाया है और कुत्तों के रोने की आवाज आ रही है। तभी 15 मिनट चलने के बाद रोहित मंदिर के पास पहुंच जाता है और चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आता। उसी समय एक बार फिर से मोबाइल की घंटी बजती है। रोहित ये सुनकर डर जाता है और वो मोबाइल की आखिरी रिंग पर फोन उठाता है। तभी दूसरी ओर से, अरे फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अगर नहीं उठाते तो मैं सभी मार देता। नहीं नहीं, प्लीज ऐसे मत करना। मैं पैसे लेकर आया हूँ, आप पैसे ले जाओ और मेरी बेटी को मुझे दे दो। हाँ हाँ ठीक है, तुम पैसों को मंदिर के पीछे रख दो, सुबह तुम्हारी बेटी घर आ जाएगी। पर अरे बोला ना। ठीक है। फिर फोन कटते ही पैसों का थैला मंदिर के पीछे रखकर रोहित घर वापस आ जाता है, और फिर वो सुबह होने का इंतजार करने लगता है। उधर दूसरी ओर किडनैपर पैसों का थैला लेकर जंगलों में एक सुनसान जगह पर एक कमरे में पहुंचता है, जिस जगह प्रिया को बांधा गया था। किडनैपर मन में सोचता है, अरे यार, पैसे तो मिल गए, पर अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये गांव वालों को जाके बता देगी। ये सोचते हुए किडनैपर एक चाकू हाथ में लिए प्रिया के पास आता है और एक चीख से पूरा जंगल कांप उठता है। किडनैपर ने प्रिया की लाश को वहीं दफना दिया और उस घर को बंद कर दिया। सुबह होने पर जब प्रिया घर नहीं लौटी, तो घर में मातम का माहौल छाया हुआ था। हाय मेरी बेटी को, ना जाने उसने क्या किया होगा। तुम चिंता ना करो, हम उसको ढूंढ लेंगे। उसके बाद काफी दिनों तक प्रिया के पापा और नाना उसे ढूंढते रहे, मगर प्रिया का कहीं भी कोई पता नहीं चला।
फिर निराश होकर रोहित और सिमरन अपनी बेटी के बिना ही दिल्ली वापस लौट आए। अगली सुबह जब प्रिया के नाना की नजर घर के बाहर पड़ी तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आम के पेड़ से एक लाश लटकी हुई थी और पैसों के साथ उन्हें एक पेपर मिला। नाना जी, इस आदमी ने मुझे मारा था, आज मेरा बदला पूरा हुआ। प्रिया। गांव में जब इस घटना का पता चला तो किसी ने भी प्रिया के नाना की नहीं सुनी और सबने प्रिया की ही गलती बताई, जिसके बाद प्रिया के नाना भी गांव छोड़कर दिल्ली चले गए। इसके बाद प्रिया गांव वालों को भी अपनी मौत का जिम्मेदार समझने लगी। इसीलिए आधी रात को जोर से रोना, हंसना, पायल की आवाज और घरों की छतों पर दौड़ना, ऐसी हरकतों से वो गांव वालों को परेशान करने लगी। अरे भाई, अब तो बहुत हो गया, इस आत्मा का कुछ करना पड़ेगा। चलो किसी तांत्रिक को बुलाकर झाड़ फूंक कराते हैं। इसके बाद गांव वाले एक तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक अपनी शक्तियों से उस घर का पता करता है जहां प्रिया की मौत हुई थी और फिर अपने तंत्र मंत्र से प्रिया की आत्मा को वो वश में कर लेता है। तांत्रिक ने एक कील उस घर की दीवार पर ठोक दी, जिससे प्रिया की आत्मा घर में ही कैद हो गई। और फिर तांत्रिक ने गांव में सबको इस शापित घर से दूर रहने की चेतावनी दी। काफी सालों तक प्रिया के आतंक से गांव मुक्त रहा। फिर एक दिन रवि नाम का एक आदमी शहर से अपनी ट्रेनिंग खत्म करके अपने घर वापस आ रहा था। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए उसकी बाइक अचानक से उसी शापित घर के बाहर बंद पड़ जाती है। रात बहुत हो चुकी है, दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। इतनी रात को कौन मेरी मदद करने आएगा? रवि सोच ही रहा था कि एक बूढ़ा आदमी उसके घर के सामने से गुजर रहा था। रवि ने उस बूढ़े आदमी को रोका और कहा, अरे चचा, यहाँ कोई बाइक मैकेनिक मिलेगा? बूढ़े की नजर घर पर पड़ती है और वो डरते हुए कहता है, यहाँ से जाओ जल्दी, इस घर के सामने मत खड़े रहो। ये कहकर बूढ़ा आदमी तेजी से चलने लगा। रवि ये देखकर हैरान हो गया। अरे चचा को क्या हो गया? मैकेनिक तो बताए नहीं और ऐसे ही चले गए। रवि की नजर उस शापित घर पर पड़ती है और अपने आप से वो बोलने लगता है, चल यार रवि, आज रात यहीं गुजार लेता हूँ, कल सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। रवि उस शापित घर में चला जाता है। रवि अपना सामान गलती से उसी कील पर टांग देता है जो तांत्रिक ने सालों पहले घर के अंदर ठोका था। उसी समय आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। बैग का वजन ज्यादा था तो कील और बैग दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। अरे यार, इस बैग को भी अभी गिरना था। रवि बैग को उठाकर टेबल पर रख देता है। कुछ देर बाद एक लड़की की जोर से रोने की आवाजें आने लगी। रवि ने देखा कि एक लड़की बहुत ही डरावने भूतिया रूप में उसके सामने खड़ी थी, जो रवि की गलती से आजाद हो गई थी। चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। प्रिया की चेतावनी के बाद भी रवि नहीं डरा। फिर प्रिया की आत्मा ने रवि को हवा में ऊपर उठा लिया और कहा, मैं तुझे मार डालूंगी, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। प्रिया ने रवि को नीचे जमीन पर पटक दिया, जिससे उसके सर पर चोट लग गई। तब रवि अपना सामान लिए उस शापित घर को छोड़कर भागने लगा। रास्ते में उसे एक शिव मंदिर दिखा। आज की रात इस मंदिर के अंदर ही गुजार लेता हूँ, कल सुबह होते ही निकल जाऊंगा। रवि तो सुरक्षित था, मगर उसकी गलती की वजह से वो आत्मा आजाद हो गई थी, जो सालों से कैद थी। प्रिया की आत्मा कब तक भटकेगी और उसका अगला शिकार कौन होगा? इन सभी बातों से बेफिक्र रवि अगले दिन सुबह होते ही गांव छोड़कर चला जाता है। बैराग नाम के गांव में दूसरे गांव से एक बहुत ही सुंदर लड़की सुरैया रहने आई थी। वो इतनी मनमोहक थी कि गांव का हर आदमी उस पर मोहित रहता था और उसकी अदाओं का दीवाना था।
इस कारण सभी औरतें उससे जलती थीं। आ जाती है रोज मटकते हुए। कपड़े देखे इसके कितने छोटे हैं, जरा सी भी शर्म नहीं है इसमें तो। हाँ रमा, पता नहीं कहाँ से आ गई है ये, मुझे तो बहुत ही बेशर्म लगती है। कहाँ जाना है? बस आप मेरे पीछे आते रहिए। और फिर विपुल सुरैया के पीछे पीछे जंगल की ओर जाने लगा। देखते ही देखते वे दोनों रात के अंधेरे में कहीं खो गए। अरे किसी ने मेरे बेटे विपुल को देखा है क्या? ना जाने कहाँ चला गया, 2 दिन से घर नहीं लौटा है। साहब मेरे पति रमन का कुछ पता नहीं चल रहा है, वो भी कल रात से गायब है, घर नहीं आए हैं। फिर तो आपको जल्दी ही पुलिस में खबर करनी चाहिए। हाँ? पुलिस में? हाँ, आप चलो, मैं रिपोर्ट करवाता हूँ। आप विपुल की एक तस्वीर भी साथ ले लो। रमेश बूढ़ी औरत को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और उन्होंने विपुल के गायब होने की रपट लिखवाई और वापस घर को लौटाए। उनके वहां से आने के बाद हवलदार ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या मतलब? साहब जी, पिछले कई दिनों से बहुत से आदमियों के गायब होने की शिकायत आ रही है, लेकिन किसी भी आदमी का कोई पता नहीं चल रहा है। लगता है कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है। तुम जल्द ही गांव में जाकर सबसे इस बारे में पूछताछ करो और पूरे गांव में अच्छे से छानबीन करो। इंस्पेक्टर के कहने पर सभी हवलदारों ने गांव भर में विपुल और दूसरे आदमियों को ढूंढना शुरू कर दिया और पूछताछ के दौरान उन्हें एक सनकी आदमी, जिसकी हालत भिखारियों जैसी हो रखी थी, उसने बताया। अरे साहब रुको, रुको साहब। क्या बात है? साहब, मुझे पता है कि ये सारे आदमी कहाँ हैं। के तने बेरा है, बता हमने कहते हैं। वो जंगल के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ है, ये सब आपको वहीं मिलेंगे। पुलिस को ये खबर देकर वो सनकी आदमी चला गया और पुलिस वालों ने जंगल में जाकर देखा तो पाया कि उस बरगद के पेड़ पर गांव से गायब हुए सभी आदमियों के सिर कटे हुए लटके हुए थे। ये देख पुलिस वालों को बहुत अचंभा हुआ। इतनी बेरहमी से इन आदमियों को किसने मारा होगा? ये खबर जल्द ही इंस्पेक्टर साहब को देनी होगी। जिस आदमी ने तुम्हें ये जानकारी दी थी, वो कहाँ है? साहब जी, हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। क्या मतलब कि नजर नहीं आ रहा? उसे कहीं से भी ढूंढकर यहाँ लेकर आओ। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल गई और सभी गांव वाले आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। ना जाने ये क्या हो रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जब तक ये कातिल पकड़ा ना जाए, तब तक बहुत संभल कर रहना होगा। सभी पुलिस वाले उस सनकी आदमी की तलाश में लगे हुए थे। अब वही एक जरिया था इन आदमियों के कातिलों तक पहुंचने का। यूं ही पूछताछ करते करते हवलदार ने चौक पर बैठे एक बूढ़े आदमी से पूछा, अरे काका, आपने उस सनकी आदमी को देखा है क्या, जिसने हमें इन कत्लों के बारे में बताया था? हाँ बेटा, मैंने तो उसे कल शाम को सुरैया के पीछे जाता हुआ देखा था। यो सुरैया कौन है? कौन से घर में रहती है? साहब, उसके बारे में ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता। कुछ दिनों से ही हमारे गांव में आकर रहने लगी है। हाँ हवलदार साहब, उस सुरैया ने ही ये सारे कत्ल किए होंगे। जब से वो इस गांव में आकर रहने लगी है, तभी से ये सब आदमी गायब हो रहे हैं।
हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो रमा। उस सुरैया का ही सब किया धरा है। तभी अपनी अदाएं दिखाकर सभी आदमियों को रिझाती रहती थी। उस सुरैया को गिरफ्तार करके पुलिस चौकी ले आओ। गांव वालों से सुरैया के बारे में जानकारी पाकर पुलिस वालों ने बिना देरी किए सुरैया को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ करने के लिए पुलिस चौकी ले आए। साहब, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कत्ल तो वो सुरैया कर रही है। तुमने हमारी इस केस में मदद की है और तुम इसे अच्छे से जानती भी हो, इसलिए हमने तुम्हें बतौर गवाह रखा है। अगर ये सुरैया झूठ बोलती है तो तुम इसका झूठ पकड़ सकती हो। वो तो मैं आसानी से पकड़ लूंगी, आप बस इससे सवाल पूछिए। बताओ, तुमने क्यों ये सारे कत्ल किए? इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। साहब, कितना झूठ बोलती है ये औरत। साहब, मैं तो कहती हूँ इसे मारिए, खूब मारिए, जब तक ये सच न उगल दे इसे मारते रहिए। तभी एक हवलदार इंस्पेक्टर के कान में आकर कुछ कहता है। कातिल कोई और है? मुझे तो पहले से ही शक था कि ये काम किसी और का किया हुआ है। मैं कह रही थी ना साहब कि कत्ल मैंने नहीं किए हैं, पर आखिर ये सब किया है तो किसने किया है? हमें पता है। सुरैया चौंक कर इंस्पेक्टर को देखती है। क्योंकि ये सारे कत्ल तुमने नहीं, इसने किए हैं। रमा, तुम बताओ रमा, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों इन सब का कत्ल किया? मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, नहीं किया मैंने। फिर तुम्हारा ये लॉकेट उस पेड़ के पास कैसे आया? हाँ, मार डाला मैंने उन सबको। इस सुरैया की वजह से मारा है मैंने उन सबको। हाँ, मारा है। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ। क्या हुआ? डर गए तुम सब? रमा, तुम ये क्या हो गया रमा तुम्हें? मैं भी ऐसे ही डर रही थी जब रमन ने मुझे इस सुरैया के लिए जलाकर मार डाला। उस दिन मैं भी चीखी चिल्लाई थी, पर उसने मेरी एक भी नहीं मानी। क्या? तो तुम मर चुकी हो? हाँ इंस्पेक्टर, जिस दिन रमन गायब हुआ था उसी दिन उसने मुझे इस सुरैया के लिए मार डाला। पर मुझ में बदला लेने की भावना इतनी थी कि मैं भूतनी के रूप में वापस आई और उसी दिन रमन को मौत के घाट उतार दिया और खुद इंसान का रूप ले लिया। लेकिन बाकी सबको क्यों मारा तुमने? मुझे इस सुरैया से बहुत नफरत हो गई थी, इसीलिए जो भी इस सुरैया के पीछे जाता मैं उसे मारकर उसका शरीर जंगल के पेड़ के पास फेंक देती थी। तुम्हारा शरीर कहाँ है जिसे रमन ने जला दिया था? उसी बरगद के पेड़ के नीचे। ना ही वो रमा को पकड़ सकते थे और ना ही उसे न्याय दिला सकते थे। वहीं देखते ही देखते रमा वहां से हवा की तरह ओझल हो गई। गांव में ये बात तेजी से फैल गई। किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि रमा अब तक मरी हुई थी। पूरा गांव सदमे से भर गया। वहीं ये गुत्थी कभी ना सुलझने वाली गुत्थी बन गई। जहां पुलिस के पास कातिल तो था, लेकिन उसे पकड़ने का कोई रास्ता नहीं। वहीं कुछ दिनों के बाद सुरैया ने भी वो गांव छोड़ दिया और कहीं और जाकर रहने लगी।